हेलो एवरीवन, अभी हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। यानी कि ये जो हम लोग का है एल्कीन, ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड, है ना। तो ये होगा हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट टाइप का एक कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई और दूसरा कोई एक लिविंग ग्रुप होता, मे बी सपोज ब्रोमीन होता या आयोडीन होता, तब इसमें ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, है ना। तो वो होता सेब्जेब रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि ये हम लोग के पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इसीलिए ये हॉफमैन रूल को फॉलो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एग्जिबिट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, इस पे फोकस करना है, डज नॉट। ठीक है, डज नॉट एग्जिबिट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या फिर हम लोग इसे यान टेलर डिस्टॉर्शन भी बोल सकते हैं, और इन शॉर्ट हम लोग इसे बोलते हैं जेटीडी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग को इन सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर इनका डीकॉन्फ़िगरेशन निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला है Cr2O4। देखिए Cr2O4 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cr2O4 2-, यानी कि इस पर क्या है, निकल है, यहाँ पर क्या है, निकल 2+ के फॉर्म में है, निकल 2+, यानी कि ये क्या होगा, डी कितना, और यहाँ पर देखिए फेरस, कोबाल्ट, निकल, यानी कि ये D8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, NO2 किस फॉर्म में रहता है, NO2 1- के फॉर्म में रहता है। ठीक है, NO2 1-। ठीक है, तो कोबाल्ट को यदि हम लोग X पकड़े, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, X + 6 × 1- इज इक्वल्स टू -4, तो फिर X आ जाएगा हम लोग के पास +2। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोबाल्ट +2 यानी कि D7 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो अमोनिया क्या होता है, 0, और Cl क्या होता है, -1, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, X + -1 + 0 × 5 इज इक्वल्स टू +2, यानी कि यहाँ से आप करेंगे तो X इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगा आपके पास। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, CO3+, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास D6। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, देखिए Na2CuF4, यानी कि ये है CuF4 2-, यानी कि X + 4 × F हमेशा माइनस में रहता है, तो 4 × -1 इट इज इक्वल्स टू -2, तो X क्या हो जाएगा आपके पास +2, यानी कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Cu2+, यानी कि ये है आपके पास D9 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जेटीडी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जेटीडी देखिए कब प्रेजेंट होता है, कब प्रेजेंट होगा जेटीडी, जब हम लोग के पास क्या होगा, डीजेनेरेसी प्रेजेंट होगा, डीजेनेरेसी प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब ये डीजेनेरेसी कब प्रेजेंट होगा, देखिए इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज हम लोग के पास है पी, और एक पी सबशेल है। ठीक है, तो पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, वो क्या क्या है, सपोज PX PY PZ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ऐसे 3 बना लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं ऐसे 3 बना लेता हूँ। अब सपोज मैंने आपको बोला है कि आपके पास है P1 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर आप इसे कौन से ऑर्बिटल में रखेंगे, तो आप बोलेंगे कि मैं इसको एक बार PX में रखूंगा, एक बार मैं इसे PY में रखूंगा, एक बार मैं इसे PZ में रखूंगा, है ना। यानी कि इसमें आप 3 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि इसका डीजेनरेसी कितना हो जाएगा, 3। इसमें भी देखिए, यदि इसमें मैं अज्यूम करूं कि P2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें क्या होगा आपका 1 और 2, दो इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं,
1 2 करके, या फिर आप इसे 1 और 2 करके अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, G इज इक्वल्स टू 3। मगर यदि मैं आपको बोलूँ कि ये P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर आप ये 1 2 3 आप इनको एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन में अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई भी दूसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डीजेनरेसी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, डीजेनरेसी, ठीक है, डीजेनरेसी प्रेजेंट। यहाँ पर भी बोलेंगे डीजेनरेसी प्रेजेंट, मगर यहाँ पर बोलेंगे डीजेनरेसी एब्सेंट, ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग के पास P4 कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो फिर से ऐसे रिपीट करेगा, P5 होगा तो फिर से ऐसे रिपीट करेगा, P6 हुआ तो फिर से ऐसे रिपीट करेगा। अब सिमिलरली यदि हम लोग के पास T2G कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो ऐसे रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यानी कि यदि सपोज कीजिए कि हम लोग के पास यदि हाफ फील्ड, ठीक है, तो जेटीडी कब नहीं होगा, यदि हम लोग के पास क्या है, हाफ फील्ड है या फिर फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड, तब हम लोग के पास जेटीडी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। यदि ऐसा केसेस होता है तब हम लोग के पास जेटीडी प्रेजेंट नहीं होगा, वो बस हम लोग को चेक करना है, ठीक है। यही इसका शॉर्टकट, ठीक है। तो ये D8 है। अब D8 में तो हाई स्पिन लो स्पिन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखिए T2G6 EG2, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड है ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ फील्ड, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जेटीडी एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, Ni2 प्लस T2G6 EG2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जेटीडी एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए D7, ठीक है, ये है NO2, ठीक है, ये एक वीक लिगेंड की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर D7 का हाई स्पिन होगा, यानी कि आपके पास होगा T2G5 EG2, ठीक है। ये भी देखिए इसमें T2G अनसिमेट्रिकल है तो इसमें जेटीडी प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसमें देखिए Cu2 प्लस, ये तो मतलब एकदम फेमस है, Cu2 प्लस जेटीडी के लिए ही फेमस है, ठीक है। इसमें देखिए D9 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसमें भी हाई स्पिन लो स्पिन का कोई ये लोचा नहीं है। देखिए क्या होगा इसमें T2G6 EG3, और ये एक्सट्रीम जेटीडी होता है इसमें, ठीक है। ये जो Cu2 प्लस Ag2 प्लस Au2 प्लस इन सब में बहुत ज़्यादा जेटीडी होता है, तो इसमें भी जेटीडी प्रेजेंट है। और ये जो CO3 प्लस है D6, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, T2G4 EG2, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा आपका जेटीडी, इसमें भी प्रेजेंट होगा क्योंकि ये T2G4 है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो हम लोग का क्या ऑप्शन क्या सही होगा, वो होगा ये वाला Ni, ठीक है। ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है, T2G6 EG2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 4.94 grams of KOH is dissolved in water to make a final volume of 2 liter. What is the molarity of the solution? ठीक है, ये भी जैसे देखिए कि 11th-12th का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी हम लोग को कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, वही मोलरिटी का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, 4.9 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा यहाँ पर, WB बाई MB, ठीक है। यानी कि WB क्या है, जो हम लोग को उसका गिवन वेट है, और MB क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइडेड बाई V, यानी कि हो जाएगा आपका WB बाई MB इंटू V, ठीक है। या फिर आप इसमें से BB को हटा सकते हैं, बस W बाई M इंटू V, ठीक है। अब इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। KOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, K प्लस O प्लस H,
ठीक है। के का कितना होता है आपके पास 39 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। सम अप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 56 के आसपास। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 56 के अप्रॉक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे हम लोग को कितना ग्राम्स दिया हुआ है 4.94। ठीक है, हम लोग को दिया गया है 4.94 ग्राम्स। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग देंगे 4.94 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 56 इंटू यहाँ पर है 2 लीटर्स। ठीक है, ये जो वॉल्यूम होता है दिस इज इन लीटर्स, यहाँ पर है 2 लीटर्स, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है ना। देखिए इसको हम लोग देखिए ऐसे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास करीब आएगा 0.044। ठीक है मोलर, ये तो ठीक है, मगर यदि हम लोग को BHU के लिए सॉल्व करना है तो इसे हम लोग को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा तो आपको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप कर देते हैं 5। ठीक है, नीचे हम लोग रख देते हैं इसको कितना रख देंगे 60, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं इसे 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 5/120। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/24। ठीक है, अब इस 1/24 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके भी इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए अब इस फर्दर आप इसे और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसी को आप क्या लिख देंगे 1/25। 1/25 आप सभी को पता है, इसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4/100। तो आंसर आपके पास आएगा 0.04 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको आंसर मैच करना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में हम लोग के पास कैलकुलेटर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को ऐसे अप्रोक्सीमेशंस अपनाने पड़ेंगे, कुछ कर नहीं सकते। या तो यदि आपका ब्रेन बहुत अच्छा है, आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, देन इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अप्रोक्सीमेशंस भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, व्हाट इज सेंसिटिविटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये मतलब बस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब ये भी एकदम PYQ एकदम भर भर के आया हुआ है। इससे तो यही सेम क्वेश्चन उठा देते हैं, यही सेम 4 ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, या कैसे थोड़ा बहुत करके, मतलब ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। उसमें भी एक है रिसेंट ट्रेंड्स फॉर केमिकल एनालिसिस। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स करके एक है, रिसेंट ट्रेंड्स फॉर केमिकल एनालिसिस। देखिए सेंसिटिविटी क्या होता है, the speed at which analyte can be determined using a particular technique नहीं, ability to distinguish। सबसे पहली बात तो आपको इसी लाइन से इसका अंदाजा करना है, ability to distinguish क्या, ability to distinguish two different concentrations of an analyte। ठीक है, ability to distinguish two different concentrations of the analyte is called sensitivity। यानी कि सपोज कीजिए मैं आपको 2 कंसेंट्रेशंस दे रहा हूँ, एक है आपके पास 0.1 मोलर, एक है आपके पास 0.3 मोलर। अब मेरे पास है 2 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक है I1 एक है I2, 2 इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, और ये अपना रीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग दिया, यहाँ पर आपको दिया 2.0, यहाँ पर आपको दिया 2.1, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट 1। इंस्ट्रूमेंट 2 आपको क्या रीडिंग दे रहा है, यहाँ पर वो आपको दे रहा है 2.0, यहाँ पर वो आपको दे रहा है 2.8। तो ये अब आपको बताना है कि आप इन दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिफर करेंगे। ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि यहाँ पर जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो बहुत हाई दिख रहा है, मतलब फॉर अ स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन देयर इज अ हाई चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। इसी को हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं। यानी कि सपोज यहाँ पर मैं रीडिंग लेता हूँ, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मे बी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एब्जॉर्बेंस, यहाँ पर मैं लेता हूँ कंसेंट्रेशन। तो ये आपके पास 2 कर्व है। ठीक है, 2 आपके पास स्ट्रेट लाइंस है। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि कंसेंट्रेशन चेंज तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ एब्जॉर्बेंस स्लोली चेंज हो रहा है। लेकिन ये स्लोप बता रहा है कि कंसेंट्रेशन हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्बेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो
इस स्लोप का सेंसिटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसका स्लोप से, ठीक है। ये यदि लाइन 1 है, ये यदि लाइन 2 है, तो स्लोप ऑफ 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ 2, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ 1 इज मोर देन सेंसिटिविटी ऑफ 2, यानी कि सेंसिटिविटी फर्स्ट वाले में ज्यादा है, ठीक है। इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू डिफरेंट कंसेंट्रेशंस ऑफ एन एनालाइट। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन, इन एम ए बी सी डी ई ई टाइप कॉम्प्लेक्स टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स आर रेस्पेक्टिवली, कितने आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से है, कोऑर्डिनेशन, वो भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें आपको कुछ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एम ए बी सी डी ई ई, ठीक है, ई ई, ठीक है, ई ई मतलब ये आपको बता रहे हैं एक बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है, एक बाई, ठीक है, ई मतलब एक बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो बाइडेंटेड लिगैंड होते हैं, ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड ये दो तरीके के हो सकते हैं, मे बी ये कैसे होंगे, ए टाइप के या फिर ए बी टाइप के, है ना। ए टाइप के यानी सपोज कीजिए ये हम लोग के पास मेटल है और ये हम लोग का लिगैंड, ठीक है, यानी कि इसका दोनों डोनर साइड सेम होंगे। और इसमें क्या होगा, मे बी ये हम लोग के पास मेटल है और ये इसका बाइडेंटेड लिगैंड है, तो इसमें क्या होगा कि ये दो डोनर साइड्स डिफरेंट होंगे, तो इसके कारण भी जो हम लोग का क्या बोलते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स वगैरह वेरी करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, एम ए बी सी डी ई ई, मतलब ये तो एक बाइडेंटेड लिगैंड है, उसके साथ 4 और लिगैंड है, यानी कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। अब इस टाइप में कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। इसके लिए देखिए बेस्ट तरीका ये है कि आपको ड्रॉ कर करके समझना पड़ेगा, मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट है ना। देखिए ये है हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये है मेटल, ये है हम लोग के पास ई, ये है हम लोग के पास बी, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग रैंडमली लगा देते हैं अपना 4, ठीक है, इनमें भी एक सीक्वेंस में लगा दे रहे हैं हम लोग ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग रख देंगे फिक्स, बाकी इन सबको हम लोग वेरिएट करेंगे। वेरिएट भी कैसे करेंगे देखिए आपको अभी पता चल जाएगा कि इसमें कैसे होंगे। एक बार क्या करना है हम लोगों को, ठीक है, एक बार ए के ऑपोजिट बी रखना है, फिर मतलब यहाँ पर हम लोग को एक कंसेप्ट यूज करना है जिसे मैं बोलता हूं अपोजिट कंसेप्ट, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं अपोजिट कंसेप्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार आपको करना है ए के ऑपोजिट में बी, एक बार करना है ए के ऑपोजिट में सी, एक बार करना है ए के ऑपोजिट में डी, ए का खत्म, फिर करना है आपको बी के ऑपोजिट में सी, बी के ऑपोजिट में डी, और फिर बी खत्म, सी के ऑपोजिट में डी। तो यही पॉसिबल है आपके पास, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। यदि आप सपोज कीजिए कि बी के ऑपोजिट में ए रखेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, सी के ऑपोजिट में ए रखेंगे, सी के ऑपोजिट में बी रखेंगे, सी रखेंगे, सब ये सब पहले ही इंक्लूड हो गए हैं। तो टोटल हम लोग के पास 6 प्रेजेंट है, ठीक है, 6 आइसोमर्स। और ये कैसा आइसोमर्स होते हैं, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो मैं अभी इन सभी को आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, है ना। देखिए ये कैसे दिखेंगे, एक तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, और इन सब में आपको इसको आपको फिक्स रखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए ए के अपोजिट में हम लोग कर देते हैं सी, यहाँ पर बी डी आप जैसे भी इच्छा रखिए, फिर यहाँ पर है देखिए ई, ठीक है, ए के अपोजिट में रख देंगे डी, यहाँ पर आप फिर से बी सी को रखिए, फिर यहाँ पर है देखिए ए के अपोजिट में, है ना,
यहाँ पर भी हम लोग ई कर देते हैं। अब ए का ख़त्म हो गया, अब हम लोग के पास है बी के अपोजिट में सी। अब यहाँ पर हम लोग ए और डी रख देंगे। फिर यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर हम लोग ई कर देंगे, यहाँ पर बी के अपोजिट में हो जाएगा डी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ए और सी लिख देंगे और लास्ट होगा हम लोगों के पास, यहाँ पर ई रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा सी के अपोजिट में डी, और यहाँ पर हम लोग ए और बी कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल 6 हम लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अब यहाँ पर हम लोग के पास स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा हम लोग को, उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। फॉर स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। यदि मतलब कि वो वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तब उसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने प्रेजेंट होंगे, 2। यदि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तब उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे 1, ठीक है। अब इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से हर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप कोई भी प्लेन नहीं पास कर सकते, ठीक है। ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है, ये हम लोग चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ POS या COS, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यदि कोई भी प्रेजेंट हुआ, ठीक है, यदि कोई एक भी प्रेजेंट हुआ तब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, और यदि दोनों ही एब्सेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, ठीक है। देखिए इनमें से किसी में भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिखने से रहा है ना, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी भी एंगल से आप प्लेन घुसा दीजिए आपको तो ये सेम दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हर एक के लिए हम लोग के पास स्टीरियो आइसोमर्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2 ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस केस ओनली, हाँ, हमेशा के लिए नहीं है ये। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने थे हम लोग के पास, 6, तो स्टीरियो आइसोमर्स हो गए 12, ठीक है। तो हम लोग के पास 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और 12 स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ऐसे करके आपको इसे अप्रोच करना है। यहाँ पर जो मेन है वो है ये अपोजिट कंसेप्ट, ठीक है। इसको आप लगा देंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 6 और 12, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये हो जाएंगे आपके पास 6 और 12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको पहले तो हम लोग हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन हम लोग के पास हो रहा है SN4+ से SN, ठीक है। एक रिएक्शन हम लोग के पास क्या हो रहा है, SN4+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स SN2+, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है हम लोग के पास, SN गिव्स SN2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, SN + SN4+ गिव्स 2SN2+, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को E0 वैल्यू लिखना है, ठीक है। E0 ऑफ SN4+ to SN2+, इसका E0 है आपके पास 0.15 वोल्ट, ठीक है। एंड E0 ऑफ SN2+ to SN, ठीक है, इसका E0 कितना है, और ये इसका रिवर्स रिएक्शन है, इसलिए इसका E0 हो जाएगा -0.14 वोल्ट। अब इन दोनों को क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन हम लोग ऐड किए तो E0 वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। E0 वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपको एक रिलेशन पता होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। अच्छा एन क्या है यहाँ पर, एन इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, जहाँ पर के क्या है हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसी को यदि हम लोग अच्छे से इक्वेट करेंगे तो ई नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, आर टी बाई एन एफ एल एन के, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है आपको, एक नॉर्म्ड इक्वेशन का ये एक फॉर्म भी है, ठीक है। तो इसी को जब हम लोग एट स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं तो ये क्या बन जाता है आपके पास 0.0591 डिवाइडेड बाई एन इंटू एल एन के, ठीक है। और इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ई नोट का वैल्यू क्या होता है 0.01 इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 एल एन के, ठीक है। तो इन सबको अब उधर लेकर चले जाएंगे तो एल एन के क्या हो जाएगा आपका 0.01 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591। फिर यहाँ से अब जब के निकालेंगे तो के आपका आएगा 2.179 करके कुछ आएगा, विच कैन बी राउंडेड अप टू 2.18। ये आएगा आपके पास के का वैल्यू, कितना आएगा 2.18, कुछ पावर वावर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपके पास आएगा के का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आना चाहिए, इस पावर को हम लोग को हटा देना है, ठीक है। ये में भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ये आंसर आएगा 2.18, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ठीक है, यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।